इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग को दिखाना है। वैसे रूट 5 ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसको अपरिमेय हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, परिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं? जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और p और q क्या होता है? दोनों ही पूर्णांक होता है। q हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए होता है, नहीं। ठीक है, चलो दिया है रूट 5 ये अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहला काम क्या होगा, एक नंबर बना रहे हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, माना कि रूट 5 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख लेंगे। पहला काम है, मान लेते हैं ये हम लोग का रूट 5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे या रूट 5 बराबर p बटा q, p बटा q। और ये p बटा q क्या है? तो ये दोनों हम लोग का पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है और ये q 0 नहीं है। ठीक है, साथ में एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उस पॉइंट को इसमें लिखना बहुत अनिवार्य है। वो कौन सा पॉइंट है? वो ये है कि p और q में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? पहले इसको लिख लेते हैं। p बटा q लिखेंगे जहाँ, ठीक है, p q पूर्णांक है। ठीक है, और साथ में q जो है ये 0 नहीं है, q 0 नहीं है। उसके साथ में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, तथा pq में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पॉइंट को लिखना ही है। p q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में p का गुणनखंड 1, q का गुणनखंड 1, इसके अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। एक चीज़ समझ लेते, थोड़ा इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक लेते हैं, तो दे रहे हैं जैसे 16 लिया, तो 16 में क्या है? 2 गुना 2 16 हो गया, है कि नहीं। अब हम यदि यहाँ लेंगे 20 में क्या है? 2 और 5। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 दोनों में ही है, ये 2 दोनों में ही है। 2 दूनी 4 मतलब बोलेंगे 4 16 में भी है और 4 20 में भी है। 4 16 में भी और 4 20 में भी। तो ये जो 4 हुआ, दोनों का क्या हुआ? उभयनिष्ठ हुआ। दोनों का क्या हुआ? उभयनिष्ठ। ठीक है, ठीक उसी तरह से p और q है। ठीक है, इन दोनों का उभयनिष्ठ सिर्फ एक होना चाहिए, सिर्फ एक के अलावा और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए।
जैसे इन दोनों का उभयनिष्ठ 4 है, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ कितना होना चाहिए? सिर्फ एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई संख्या नहीं होना चाहिए जो दोनों में है। ठीक है, तो देखो आगे कैसे सिद्ध होता है, मजा आएगा थोड़ा सा। अब क्या करना है, अब इस स्टेप को यहाँ ध्यान देना है। अब इस स्टेप से हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे। ठीक है, देखो अब हम क्या कर देंगे, ये जो रूट के अंदर है ना √5, इस √5 को हम लोग वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग समझते हो? वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, वर्ग ऐसे करते हैं। √5 है तो इसको वर्ग करेंगे। जो काम करना है दोनों तरफ करना है। इधर स्क्वायर किए तो हमको इधर भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप है, ये वाला तो लिखना ही है। या देखो √5 पर स्क्वायर मतलब √5 को √5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? याद रहे, √5 गुना √5 कितना हो जाएगा? पूरा 5 हो जाएगा। ठीक है, रूट और रूट मिल करके फुल हो जाता है, याद रखना इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? √5 गुना √5, ये 5 हो गया। ठीक, उसके बाद देखो ये जो स्क्वायर है दोनों में ही स्क्वायर है, तो इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो p² बटा q² हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएंगे या, ठीक है, या लिख दें। या लिखने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ देखो ये q² p² बटा q², ये q² भाग हो रहा है यहाँ, इसको क्या करो इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 q² बराबर p²। ये भाग हो रहा है, इधर आके गुना हो जाएगा, 5 के साथ क्या हो जाएगा? गुना हो गया। तो ये 5 और q² गुना होकर के 5 q² हो गया। ठीक है, ये हो गया। या एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा सा दिक्कत ना हो समझने में, थोड़ा सा हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए समझने में, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। इसको इधर रखते हैं और इसको इधर रखते हैं। ठीक है, ये दोनों चूंकि बराबर है ना, तो इसको हम इधर रखें और इसको इधर रखें, कोई दिक्कत है? यानी p² बराबर 5 q², कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ देखने से क्या मिलता है हम लोगों को? p², ये p² बराबर है 5 गुना q², 5 गुना q² है, मतलब p² का यहाँ गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। ये p² गुणनखंड के रूप में है, 5 गुना इतना, तो गुणनखंड के रूप में है। जैसे 6 है, 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिखेंगे, तो ये 6 गुणनखंड के रूप में, 2 गुना 3 के रूप में। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये p² का जो गुणनखंड है ये 5 गुना q², ये गुणनखंड के रूप में हो गया। अब इसको देख करके हमको क्या पता चलता है कि ये जो 5 है इस p² को विभाजित करता है, इस p² को विभाजित करेगा। यदि ये 5 इस p² का गुणनखंड है तो निश्चित रूप से ये 5 p² को विभाजित करेगा। जैसे 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, तो ये 2 6 को विभाजित करेगा निश्चित रूप से। तो हम लिखेंगे चूंकि नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख दोगे। यहाँ 5 p² को क्या करेगा? विभाजित करेगा, लिख दिए। ठीक, आगे क्या लिखेंगे? इसीलिए 5 जो है p² को विभाजित करेगा, तो निश्चित रूप से ये 5 p को भी विभाजित करेगा। 5 किसको विभाजित करेगा? p को भी विभाजित करेगा। एक प्रमेय आप लोगों को याद होगा, ये वाला प्रमेय, ठीक है पर यहाँ देखो ध्यान से, ये वाला प्रमेय, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा। p a² को विभाजित करता है तो p जो है a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, ये प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। तो अब देखो
उसी प्रमेय को लागू करके हम देखेंगे कि ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो निश्चित रूप से ये 5 पी को भी विभाजित करेगा, इसीलिए लिखेंगे, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। कोई दिक्कत? समझना एक एक पॉइंट। अब क्या होगा, जब ये 5 पी को विभाजित करेगा तो ये 5 पी का भी गुणनखंड हुआ। पी का क्या हुआ? गुणनखंड हुआ कि नहीं? बोलेंगे इसलिए 5 पी का एक गुणनखंड है। 5 पी को विभाजित करता है, 5 पी को विभाजित करेगा तो बोलेंगे कि 5 जो है पी का एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? जैसे अभी हम लोगों ने ये बताया 6 को लिया, 6 का गुणनखंड 2 और 3 आया। बोल रहे हैं कि ये 2 जो है, ये जो 2 है ना 6 को विभाजित करता है, तो भैया ये 2 6 को विभाजित जब करता है तो निश्चित रूप से 6 का ये गुणनखंड है। 6 का 2 क्या है? गुणनखंड है। 2 6 को विभाजित करेगा तो बोलेंगे कि 2 जो है 6 का गुणनखंड है, वही लिखे हैं यहाँ। ठीक है, 5 पी को विभाजित करेगा तो ये 5 जो है पी का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बिल्कुल, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे लिखो। आगे एक चीज़ ध्यान दो थोड़ा सा, जब ये 5 पी का एक गुणनखंड है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या P बराबर 5, ठीक है, इसमें एक चीज़ मान लो के P बराबर 5 के। इसी स्टेप को आगे बढ़ाएं, इस स्टेप को आगे बढ़, एक एक स्टेप सब जुड़ा हुआ है एक एक से। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने लिखा 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 5 पी को भी विभाजित करेगा। जब ये 5 पी को विभाजित करेगा तो ये 5 पी का गुणनखंड है, पी का एक क्या है? गुणनखंड है। अब इसी स्टेप को हमने यहाँ लिखा, जब 5 पी का गुणनखंड है तो हम पी को इस तरह से लिख सकते हैं, पी बराबर 5 के। ये के मेरा कोई भी संख्या हो सकता है, पी एक संख्या है, पी एक पूर्णांक है, पी क्या एक पूर्णांक है, इस पूर्णांक का एक गुणनखंड है 5, और भी तो आगे गुणनखंड होगा। जैसे 6 का हमने 2 गुना 3 किया, ठीक उसी तरह से पी का गुणनखंड 5 और के 5 गुना के कर दे, के मेरा कोई भी पूर्णांक हो सकता है वो। ठीक है, तो पी को हम लोग 5 के लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं ऐसे समझो, बोल रहे हैं कि ये जो 2 है, ठीक है, 10 का एक गुणनखंड है। 10 का क्या है? गुणनखंड है। जब 2 10 का गुणनखंड है तो हम 10 को लिख सकते हैं ना, ये 2 गुना, अब चूंकि यहाँ 10 मालूम है तो हम यहाँ लिखेंगे 5, लेकिन मुझे ये तो 10 नहीं, ये तो मालूम नहीं है कि ये 10 है, ये मेरा पी है, ये मेरा क्या है? पी है, तो हम 5 की जगह के मान लेंगे। कोई दिक्कत? यानी पी को, तो मेरा वहाँ 5 है तो 5 के मान लिया, तो P बराबर 5 के लिख सकते हैं। 5 P का एक गुणनखंड है, तो हम इसको P बराबर 5 के लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस स्टेप को थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग को आगे से लेना है। यहाँ देखो P है, अब इसको हम लोग वर्क करेंगे। क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्क करेंगे। जिस तरह से यहाँ हम लोगों ने वर्क किया था दोनों तरफ, ठीक उसी तरह से जब एक तरफ वर्क किया तो दोनों तरफ ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ स्टेप देखो, ये पी स्क्वायर बराबर 5 के और होल स्क्वायर हो गया मेरा। अब यहाँ से देखो, इस स्टेप में पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है ना, अगर हम पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, तो इस पी स्क्वायर के जगह इस पी स्क्वायर का हम मान अगर डाल दें यहाँ वाला, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बराबर कितना है? 5 क्यू स्क्वायर।
तो हम पी स्क्वायर की जगह 5 क्यू स्क्वायर डाल देंगे, यानी कि पी स्क्वायर की जगह 5 क्यू स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तो 5 है, 5 5 है 25 के पर स्क्वायर के स्क्वायर। कोई दिक्कत? थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 5 क्यू स्क्वायर के साथ गुना हो रहा है, तो इस पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इधर भाग लग जाएगा तो बटा में 5 हो जाएगा। ये 5 इधर में गुना में हो रहा है तो इधर में भाग में, यानी कि बटा में, तो कट जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 इधर लगेंगे तो 25/5 कितना हो गया, कट जाएगा, 5 5 25, यानी 5 के स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। यहाँ देखो ध्यान से, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, तो हमने इसको क्या लिखा कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करते हैं, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ भी देखो, यहाँ पी स्क्वायर है और यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ के स्क्वायर है। तो जिस तरह से हम यहाँ लिखें 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक उसी तरह से हम लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। कोई दिक्कत? लिखेंगे यहाँ, इसको इसके नीचे लिखना है, ठीक है, इसके नीचे लिखना है यहाँ 5, ठीक है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। कोई दिक्कत? विभाजित करेगा। ठीक उसी प्रकार से आगे देखो, जब ये 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो निश्चित रूप से ये 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। यही लिखें, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ये 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी लिखो, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक, लिख लिए। जब ये 5 क्यू को विभाजित करेगा तो ये 5 क्यू का एक गुणनखंड है। यहाँ लिखिए 5 पी को विभाजित करेगा तो ये 5 पी का एक गुणनखंड है, लिखेंगे। इसीलिए 5 क्यू का भी एक गुणनखंड है ना, है कि नहीं? देखो अब एक स्टेप यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सबसे ऊपर में हम लोगों ने क्या माना है कि P और Q में, PQ में एक के अतिरिक्त, PQ में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि दोनों में सिर्फ एक ही ऐसा है जो उभयनिष्ठ है दोनों में। लेकिन यहाँ देखो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ 5 जो है P का गुणनखंड है और वही 5 Q का भी गुणनखंड है। 5 P का भी गुणनखंड है और 5 Q का भी गुणनखंड है कि नहीं? तो ये मेरा मानना गलत हो गया ना? गलत नहीं हुआ। पहले हम लोगों ने बोला कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो P और Q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन जब हम लोगों ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो क्या मिला कि नहीं, P और Q में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है बल्कि 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया। नहीं गलत हो गया? तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, अतः हमारा मानना गलत हुआ
कि P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गलत सिद्ध हो गया। इस स्टेप को लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था, हम लोगों का सिद्ध हो गया। ठीक है, बस ऐसा ही लिखना है, ज़्यादा इधर उधर मत करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाओगे। ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो दिमाग में बैठा ही लेना, ये तो आता ही है एग्ज़ाम में। तो इस तरह से, इसी तरह से हम लोग जिसका भी आएगा बाकी सबका हम लोग बना लेंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ 2 आ जाए तो क्या है, 5 की जगह 2 डाल देंगे सबकी जगह। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम लोग को बना लेना है। ठीक है, तो ये हम लोग का 1 नंबर का बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग 2 नंबर